नमस्कार। एम एन रॉय के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो एम एन रॉय की लाल सलाम वाली चर्चा हो चुकी थी। एम एन रॉय की लाल सलाम चर्चा कौन सी है? लाल सलाम क्या होता है? हाँ, जो मार्क्सवादी होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं दूसरे को? लाल सलाम बोलते हैं। लाल सलाम से हम कहां तक आ गए थे? नव मानवतावाद पे आ गए थे। अब हम कुछ बिखरे बिखरे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। कई बार तो सीधा ही या तो उठा के और शब्दावली पूछ ली जाती है, और कई बार हो सकता है कोई उदाहरणात्मक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। पहले जो चर्चा करते हैं, इसमें पहला बिंदु लेते हैं अपन ये संगठित लोकतंत्र। ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी। ये ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी वो है जो 1940 से लेके और कब डेवलप हुई? 1948 तक, जब एम एन रॉय ने कौन सी पार्टी बनाई? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अब अपन ऐसा करते हैं कि संगठित लोकतंत्र को जो नाम देते हैं वो कौन सा देते हैं? आमूलवादी लोकतंत्र या उग्र लोकतंत्र, या कौन सी डेमोक्रेसी? रेडिकल डेमोक्रेसी, आमूलवादी लोकतंत्र। ये लोकतंत्र पहले भी किया था, याद करो, जब लोकतंत्र कर रहे थे तब माउफे और चेंटाल का किया था ना। चेंटाल और माउफे का है, सॉरी, चेंटाल, माउफे और लेकलव। चलो, लेकलव का और माउफे का किया था। अब अपन उनका नहीं कर रहे, अब अपन ऑर्गेनाइज रेडिकल डेमोक्रेसी किसकी कर रहे हैं? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वाली। ये कौन सा लोकतंत्र है जो संगठित लोकतंत्र है? ये किस प्रकार का है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ये वही लोकतंत्र है जिसकी हम थोड़ी देर पहले चर्चा करके हटे हैं। ये वही वाला लोकतंत्र है जिसका नव मानवतावादी समर्थन करते हैं। ये होगा पार्टी लेस, ये होगा पार्लियामेंट लेस, ये होगा आइडियोलॉजी लेस, विचारधारा विहीन। ये होगी कैसी डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये भी चर्चा कर चुके थे। इसमें महत्वपूर्ण होगी वो पब्लिक की समितियां, पब्लिक कमेटीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जन समितियां। इसमें जो मुख्य तत्व होगा वो क्या होगा? शिक्षा होगा। और इसमें राज्य है वो कम से कम हस्तक्षेप करेगा या मिनिमम इंटरफेरेंस करेगा, न्यूनतम हस्तक्षेप करेगा। ये है वी आर मेहता। इनकी पुस्तक भी आती है भारतीय पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, वी आर मेहता। मेहता जी ये कहते हैं कि एम एन रॉय है ना, ये जीवन के अंतिम दशकों में ऐसे लगता है जैसे ये क्या हो गया हो, इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी हो गया। तो आप ये देख लें कि किसने इनको इच्छा स्वेच्छा तंत्रवादी कहा है? वी आर मेहता। ये है ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी, संगठित लोकतंत्र। अब ये है कि इस संगठित लोकतंत्र में जो मुख्य मुख्य तत्व होंगे या मुख्य वर्ग होंगे वो कौन से होंगे? तो इस संगठित लोकतंत्र का जो मुख्य वर्ग होंगे, ये होंगे सर्वहारा, ये होंगे किसान, और ये होंगे छोटे बुर्जुआ, छोटे पूंजीपति। ये इसके मुख्य आधार होंगे, सर्वहारा, किसान और छोटे बुर्जुआ। तब एम एन रॉय कहते हैं कि ये जो संगठित लोकतंत्र है, ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी है, कई बार सीधा ही शब्द आएगा, संगठित लोकतंत्र का सिद्धांत किसका है? तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी है,
ये 20वीं सदी का जैकोबियनवाद है। बीसवीं सदी का, अब ये शब्दावली आ गई कि 20वीं सदी का जो जैकोबियनवाद है, ये अवधारणा किसकी दी हुई है? जैकोबियनवाद ऑफ 20 सेंचुरी, 20वीं सदी का जैकोबियनवाद। इससे पहले जैकोबियनवाद कौन सी सेंचुरी में था? 18वीं में था। अभी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि संगठित लोकतंत्र होगा वो 20वीं सदी का क्या कहलाएगा? जैकोबियनवाद। अब ये ध्यान रखना, इसमें सर्वहारा किसान है और कौन है? कुछ और लोग भी हैं, राष्ट्रीय छोटे बुर्जुआ हैं, वो भी है। अब अपने को ये समझना है, संगठित लोकतंत्र तो समझ गए। इस प्रकार का जो लोकतंत्र होगा, ये जो विशेषताएं होगी, ये संगठित लोकतंत्र की होगी। अब इसको उन्होंने कह दिया है 20वीं सदी का जैकोबियनवाद। अब ये करते हैं, ये क्या है? पहले जैकोबियनवाद को समझ लेते हैं। 1789 की क्रांति, और इसमें एक दबाव समूह था, लोकतांत्रिक दबाव समूह था, और नाम था उसका जैकोबियन क्लब। विभिन्न वर्गों के व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो इस क्लब के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो 1789 की क्रांति में ये उभर के और सामने आया। 1791, क्योंकि इसकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा थी, तो 1791 में राष्ट्रपति बदला, गणतंत्रात्मक अध्यक्ष बदला फ्रांस का, और वो रोबेस्पियर हो गया। यहां तक हम सारी कहानी जानते हैं, हमें तो इससे मतलब नहीं। तो अब सिर्फ फ्रांस की क्रांति समझाइए कि इसमें जैकोबियन कौन थे। जैकोबियन वहां का एक दबाव समूह था, लोगों का एक समूह था जिसने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो मूलतः गणतंत्रवादी थे, और ये किसमें विश्वास रखते थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व में विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों का क्लब था जैकोबियन क्लब। ये दरअसल एक बहस करने वाला क्लब था। इसमें विभिन्न लोग जुड़े हुए थे जो फ्रांस के भावी भविष्य और भावी राजनीतिक स्वरूप के ऊपर बहस किया करते थे। वो लोग थे ये जैकोबियन क्लब से जुड़े हुए। अब ये जैकोबियन क्लब और इन लोगों ने क्रांति की, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि बड़ा अच्छा काम हो गया है। तो कार्ल मार्क्स ने क्या किया? इस फ्रांसीसी क्रांति की और जैकोबियनवाद की प्रशंसा की, इनकी प्रशंसा की, फ्रांसीसी क्रांति की और इनकी। अब प्रशंसा इसलिए की कि कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि इतिहास की प्रत्येक घटना आगामी इतिहास के लिए क्या होती है? फायदेमंद होती है, क्योंकि इतिहास कभी पीछे नहीं जाता बल्कि हमेशा ही कहां जाता है? आगे जाता है। तो फ्रांस की क्रांति भी उसी ऐतिहासिक चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि ये जो क्रांति थी ये कैसी क्रांति थी? बुर्जुआ क्रांति थी। अब ये बुर्जुआ क्रांति क्यों थी? यह कहता है कि यह दरअसल एक संघर्ष था जो दो वर्गों के मध्य हुआ था। एक बुर्जुआ थे और दूसरे कौन थे? सामंत थे। सामंतों ने जमीन पे कब्जा कर रखा था, और ये बुर्जुआ पूंजीपति है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे और सत्ता पे अपना कब्जा चाहते थे, ताकि राज्य उनकी पूंजी में हस्तक्षेप नहीं करे। हमें भी पता है कि अब फैक्ट्रियां महत्वपूर्ण हो गई थी, जमीन महत्वपूर्ण, कृषि महत्वपूर्ण नहीं थी। तो बुर्जुआ वो हैं जो उद्योग चलाते हैं, और सामंत वो हैं जो क्या करते हैं। और हम उस युग की बात कर रहे हैं जो औद्योगिक युग है। तो स्वाभाविक है कि शक्ति कौन चाहेगा? बुर्जुआ चाहेंगे, जो उद्योगों के मालिक है, पूंजीपति चाहेंगे। अब आपको इन सामंतों को हटाना है, तो पूंजीपतियों के पास इतना संख्या बल नहीं होता कि वो किसको हटा पाए? सामंतों को। क्योंकि पूंजीपति अगर खुद लड़ते हैं तो सामंत भी तो कम नहीं है संख्या में, वो भी तो बराबर ही है।
10-20 गांवों के ऊपर एक सामंत होता होगा, मान लेते हैं एक बार, तो पूंजीपति फिर कितने को होते हैं? ये भी तो जनसंख्या के कुछ ही प्रतिशत होते हैं, 1-आधा% पूंजीपति होते हैं, बाकी तो मजदूर होते हैं, सारे किसान होते हैं। तो ये तो संख्या में तो बराबर है, तो हराए कैसे? तो पूंजीपतियों ने नए सपने दिखाए, किसको? किसानों को और सर्वहारा को। तो किसान को, सर्वहारा को और मध्यम वर्ग को बुर्जुआ ने क्या ले लिया? अपने साथ ले लिया। किसानों ने से कहा कि तुम्हें ना जमीन मिलेगी। तो अधिकांश लोग उस टाइम कहां काम कर रहे थे? खेतों में। उद्योगवाद तो आ रहा था, अभी पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ था। मजदूरों को भी समानता के सपने दिखाए गए, स्वतंत्रता के सपने दिखाए गए, तो किसान भी आ गए और मजदूर भी आ गए, गरीब तबका सारा ही आ गया, मध्यम वर्ग भी आ गया, क्योंकि वो भी राजतंत्र से परेशान था। और उन लोगों ने बुर्जुआ का साथ दिया और सामंतों को समाप्त कर दिया। तो अब ये वो क्रांति है जो बुर्जुआ क्रांति है, जिसने किसको समाप्त किया है? सामंतों को। तो पहले सामंत समाप्त होंगे, सामंतों के समाप्त होने के बाद कौन आएगा? तो अब हिसाब से फिर कौन आएगा इनको मारने के लिए? सर्वहारा आएगा। अगर ये क्रांति नहीं होती, सर्वहारा क्रांति भी नहीं होती, तो पहले सामंतों को हटाया जाता है, फिर बुर्जुआ को हटाने के लिए कौन आएगा? तो एक सीक्वेंस चलती है ऐसे। अब भारत में क्या है कि भारत में भी ऐसा ही होगा। भारत में शुरुआत में सर्वहारा क्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में सर्वहारा के पास संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं है, मजदूर इतने नहीं हैं कि वो क्या कर देंगे? क्रांति कर दे। तो क्या होगा कि भारत में पहले कौन सी क्रांति करनी पड़ेगी? बुर्जुआ क्रांति। अब ये बुर्जुआ क्रांति कैसे होगी कि भारत में मुख्य कौन है? सामंत है। अंग्रेज यहां किसकी स्थापना कर गए हैं? पूंजीवाद की स्थापना कर गए हैं। तो ये जो बुर्जुआ है ना, ये किसको साथ लेंगे? ये इस देश के किसानों को साथ लेंगे, इस देश के मजदूरों को साथ लेंगे, और इस देश के जो और लोग हैं या छोटे बुर्जुआ या छोटे व्यवसायी पूंजीपति है, उनको साथ लेंगे। और फिर कौन सी क्रांति कर देंगे? बुर्जुआ क्रांति हो जाएगी। और जब ये बुर्जुआ हो जाएगी, फिर समाज में धीरे धीरे बुर्जुआ बढ़ेंगे, और बुर्जुआ के साथ कौन बढ़ेगा? सर्वहारा बढ़ेगा। तो फिर अब क्रांति का मैदान तैयार हो गया। अगली क्रांति कौन कर देंगे? सर्वहारा कर देंगे। तो ये कहते हैं कि मेरी जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये बहुसंख्यक लोगों को अपने साथ जोड़ेगी और इस देश में क्या करवाएगी? चेंज करवाएगी। क्रांति का तात्पर्य चेंज करना है, क्योंकि हिंसक क्रांति नहीं करनी है, क्रांति तो वोट के माध्यम से करनी है। तो हम साथ ले लेंगे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी में, संगठित लोकतंत्र में। किस किस को साथ लेंगे? लेकिन तो मैंने आपको 3 वर्ग बताए थे, कौन कौन से? वो आप ले लेंगे किसानों को, मजदूरों को, और जो छोटे बुर्जुआ वगैरह। अब बहुसंख्यक हो गए आप, अब आपके लिए सरकार बनाना मुश्किल नहीं है। अब यहाँ क्रांति का माध्यम है कि अब आप सरकार बना सकते हैं। रेडिकल डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो जीत सकती है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इसको 20वीं सदी का जैकोबियनवाद क्यों कहा है? इसका इतना सा ही तात्पर्य है कि इन वर्गों को एक साथ आना होगा। कौन से वर्गों को? किसानों को, मजदूरों को और छोटे बुर्जुआ को। और इनको एक साथ कौन लाएगी? अब बताओ। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी लाएगी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी वास्तव में क्या है? 20वीं सदी का, क्योंकि जैकोबियन लोग किनको साथ लाए थे? किसानों को, मजदूरों को और छोटे मजदूरों को लोग साथ लाए थे। तो वैसा ही रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी करेगी, जैसा कौन करके चले गए हैं? जैकोबियन करके चले गए। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 20वीं सदी का क्या है? भारत का जैकोबियनवाद है। वर्गों का आपस में संगठन तैयार करने का तरीका है ये, विभिन्न वर्गों को मिलाने का। तो आप ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करें, इतना याद रखें, 20वीं सदी का जैकोबियनवाद। अब आप बताओ कि जैकोबियनवाद से सीखा क्या है एम.एन. रॉय ने? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसमें विभिन्न वर्गों का आपस में मिलन, ताकि बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्रांति या बदलाव करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम 2 थीसिस करेंगे। ये इसमें कोई वो चर्चा नहीं है, ये डी कॉलोनियल थीसिस है दोनों ही, या कॉलोनियल थीसिस कह लो इनको, उपनिवेशवादी थीसिस कह लो, या उपनिवेशवाद के ऊपर विचार कह लो।
तो पहली हम करेंगे लेनिन की चर्चा, लेनिन राय बहस, और दूसरी हम करेंगे उपनिवेशीकरण थीसिस। ये बहस है 1920 की, जब कॉमिंटर्न से जुड़ते हैं एम एन रॉय, और ये बहस है 1928 की, जब निकालने की तैयारी हो रही है कॉमिंटर्न से किसको, एम एन रॉय को। पहले लेनिन की थीसिस करते हैं। लेनिन का कॉलोनियल क्वेश्चन के ऊपर ओरिजिनल ड्राफ्ट आया, ओरिजिनल थीसिस आई 1920 में। कॉमिंटर्न की बैठक हुई, सारे संसार के साम्यवादी दबाव समूह, मजदूरों के दबाव समूह के नेता इकट्ठे हुए, और विभिन्न देशों में जो साम्यवादी पार्टियां चलती हैं उनके नेता इकट्ठे हुए। किसमें, कॉमिंटर्न में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में। कॉमिंटर्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट नाम है इसका। लेनिन ने वहां ओरिजिनल थीसिस रखी कि मैं, ये मुद्दा है और मेरे विचार ये हैं। उसने ये कहा कि ये जो उपनिवेश है, इसको ओरिजिनल कॉलोनियल थीसिस बोल देते हैं। ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल का तात्पर्य ये प्रारंभ करता है इस मुद्दे को उस बैठक के अंदर। उपनिवेशवादी विचार क्या है? लेनिन कह रहा है कि देखिए, जिन देशों में लोग स्वतंत्र होने के लिए लड़ रहे हैं, भारत में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, श्रीलंका में अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, वियतनाम फ्रांसीसियों से लड़ रहा है, अफ्रीकन लोग भी लड़ रहे हैं, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, इनसे, अर्जेंटीना और फ्रांस से। तो अब साम्यवादियों को क्या करना चाहिए? अब साम्यवादियों के पास है दो चीजें हैं कि साम्यवादी या तो जो हैं, जो मार्क्सवादी हैं, वो या तो सपोर्ट करें कॉलोनियल पावर का, ब्रिटेन, भारत के संदर्भ में या तो ब्रिटेन का समर्थन करो, अंग्रेजों का समर्थन करो, या समर्थन करो भारतीयों का। दोनों में से आप बताओ फिर किसका समर्थन करना चाहिए? भारतीयों को करना चाहिए। यहां तक ठीक है। अब भारतीयों का समर्थन करो तो क्या भारतीयों में नई पार्टी खड़ी करो, क्या नई कॉन्शियसनेस लेके आओ, चेतना लेके आओ, और उनको जनवादी आंदोलन का रूप दो, पीपल्स डेमोक्रेट, जो ये माओवादी है ना, जनता को भड़काओ किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। या पहले से जो स्थापित पार्टियां हैं, जिनको ये राष्ट्रवादी पार्टियां बोलते हैं, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स और लेनिन वो लोग हैं जो राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं एक काम ये करें आप कि अगर आप यहां मार्क्सवाद को खड़ा करते हैं तो मार्क्सवाद को तो खड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मार्क्सवाद को अगर खड़ा करना है तो उस देश में ये बहुत तेजी से खड़ा हो जाता है जहां समाज में दो वर्ग होते हैं, एक बुर्जुआ होता है और एक सर्वहारा होता है। यहां तो है ही नहीं। अधिकांश कॉलोनियल देशों में, गुलाम देशों में तो पसरी हुई है वो कृषि व्यवस्था है, उद्योग तो यहां है ही नहीं। भारत में तो अब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ पूर्णतया। तो अब आज से हम बात करें 80-90 साल, 100 साल पहले की, पूरे 100 साल पहले की, तो कैसे हो गया? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप मार्क्सवाद की विचारधारा का प्रचार करके और जनता को क्रांति के लिए तैयार करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। उससे पहले तो बुर्जुआ क्रांति होगी, सामंतों को मारा जाएगा, फिर क्रांति होगी, तब तो बहुत लंबा टाइम गुजर जाएगा। तो फिर लेनिन ने कहा कि क्या करें? तो लेनिन ने कहा कि यहां देखो, कांग्रेस एक राष्ट्रवादी संगठन है, तो अपन ये कर सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट हैं वो किसका समर्थन शुरू कर दें? कांग्रेस का। कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और फिर वहां से भाग जाएंगे कौन? अंग्रेज भाग जाएंगे, और फिर देख लेंगे बाद में क्या होता है। तो औपनिवेशिक शक्तियों को भगाने के लिए कम्युनिस्टों को राष्ट्रवादी शक्तियों के साथ क्या करना चाहिए? समझौता करना चाहिए। तो भारतीय कम्युनिस्टों को किस पार्टी की सपोर्ट करनी चाहिए? जो जहां संघर्ष कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ सहयोग करना चाहिए, ये कहा लेनिन ने। तो उसने कहा एम एन रॉय को बोला चलो गांधी का सहयोग करो, ठीक है। तो एंटीथीसिस रखी, यानी और उसकी सप्लीमेंट्री थीसिस आई किसकी? एम एन रॉय की। एम एन रॉय बोला कि ऐसा नहीं हो सकता लेनिन साहब, क्योंकि भारत की जो कांग्रेस पार्टी है या विभिन्न उपनिवेशों की जो राष्ट्रवादी पार्टियां हैं जो पहले से गठित हो रखी है और संघर्ष कर रही है,
ये पूंजीपतियों की जेब में रहती है। अगर अपने को वहां जन क्रांति भड़कानी है तो अपने ही अपना जो कैडर है वो पर्याप्त है, अपना संगठन पूर्ण है, वहां हमें और पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है थोड़ा सा काम करने की। लोग जानते हैं मार्क्सवाद को, जाएंगे संगठन खड़ा करेंगे और क्रांति करवा देंगे। तो वो बोला कि कांग्रेस की सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस पूर्णतः एक पूंजीवादी पतियों की जेब में बैठी हुई पार्टी है, उसकी सपोर्ट नहीं करें, हम खुद अपना आंदोलन करेंगे। फिर चली किसकी? लेनिन की। आगे चलते हैं। ये तो वो है पहली बार। फिर दोबारा एक इस मुद्दे पे और बहस हुई कि डी कॉलोनियल सिस्टम लेके आना है और उपनिवेशी शक्तियों को हटाना है, स्टालिन ने बोला। तो एम एन रॉय से पूछा, तू बता एम एन रॉय, तू तो बहुत बहस की थी किसके साथ? लेनिन के साथ। अब बता तू क्या कह रहा है? तो राय बोला कि स्टालिन मुद्दा ये है कि मैं 7-8-10 साल से देख रहा हूं कि भारत जैसे जो उपनिवेशवादी देश हैं, यहां मार्क्सवादी पार्टियों को खड़ा करना और मार्क्सवाद का प्रचार प्रसार करना थोड़ा सा सही नहीं है। तो हमें तात्कालिकता को भांपते हुए अपने को तो एक ही काम करना है कि अपने को जो पहले से ही काम कर रही राष्ट्रवादी पार्टियां हैं उनका क्या करना चाहिए? समर्थन करना चाहिए। तो स्टालिन बोला, बेटे अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब मैं आ गया हूं, लेनिन नहीं है। स्टालिन बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, अपन अब स्वतंत्र स्वायत्त विकास करेंगे कम्युनिस्ट पार्टियों का इन देशों में, और एक स्वायत्त आंदोलन खड़ा करेंगे, राष्ट्रवादी पार्टियों की समर्थन नहीं करेंगे। तो राय बोला, यार मेरी मान लिया करो कभी। पहले लेनिन ने नहीं मानी, लेनिन ने कुछ और कहा था तो मैंने कुछ और कहा था। अब मैं जब लेनिन वाली लाइन पे आया हूं तब आप कौन सी लाइन पकड़ ली? आपने दूसरी लाइन पकड़ ली। तो फिर स्टालिन बोला, लाइन तू छोड़ दिया, क्योंकि तू जब भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। पहले कुछ कह रहा था और कुछ और ही कह रहा है। पहले कह रहा था 1920 में कि कांग्रेस की सपोर्ट है, और अब कह रहा है कांग्रेस की सपोर्ट करनी है। हम अब कह रहे हैं हम कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेंगे। इस मुद्दे पे दोनों में बहस हुई और फिर किसको निकाल दिया गया? राय को कम्युनिटरन से निकाल दिया गया। और दूसरी बार भी किसकी चली? स्टालिन की चली, राय की फिर नहीं चली। तो ये दो हमने ऐसी चर्चा की कि कॉलोनियल इश्यू के ऊपर लेनिन और राय की बहस क्या थी, और कॉलोनियल थीसिस के ऊपर स्टालिन के राय क्या थी और राय की राय क्या थी, ये था। तो ये पूर्ण हो गया। कौन? एम एन रॉय। संगठित लोकतंत्र, 20वीं सदी का जैकोबियनवाद। लेनिन और राय के बीच बहस किस मुद्दे को लेके हुई थी? भाई पूरी छोले का तो मुद्दा था ही नहीं। भाई क्या पूरी छोला खा, तो वो सब्जी मैं ज्यादा ले, पूरी मैं ज्यादा ले, ऐसी कोई बहस नहीं थी। किस मुद्दे को थी ये? हाँ, ये हुई थी उपनिवेशवाद के मुद्दे के ऊपर कि राष्ट्रवादी शक्तियों का समर्थन करना है या नहीं करना है। चलिए, तो एक महान विचारक कंप्लीट हो गए। कौन से? एम एन रॉय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।